हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्माकोन क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रिजर्वेटिव्स। डिप्लोमा इन फार्मेसी के न्यू सिलेबस के अंदर चैप्टर 3 के अंदर टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसके अंदर ऑर्गेनोलेप्टिक टॉपिक प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रिजर्वेटिव, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव, वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और उनके एग्जाम्पल और वो कौन कौन सी प्रिपरेशन में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ओरल यूज के लिए, ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं, व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल preparations to prevent microbial growth। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जैसे लिक्विड प्रिपरेशन है उनके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ, जैसे बैक्टीरिया हुए, फंगाई हुए, उनकी ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन उनके अंदर स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड करते हैं और स्वीटनिंग एजेंट लाइक शुगर है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एक सबस्ट्रेट का काम करेगी। तो मेनली प्रिजर्वेटिव अपन ऐड करते हैं ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर। दूसरा, also preservative provide physico-chemical stability to pharmaceutical product like antioxidant and chelating agent। मान लो किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर ऐसे कोई एक्सिपेंट यूज कर रहे हैं जो जिनकी नेचर क्या हो, ऑक्सीडेटिव नेचर हो, तो वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव। तो उसके लिए अपन यूज क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ड्रग को ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किलेटिंग एजेंट, कुछ प्रिपरेशन के अंदर मेटल्स रहती है और मेटल्स जनरली क्या करती है, कैटालाइट का काम, उत्प्रेरक का काम करती है, तो जिसके कारण अपनी एक्टिव ड्रग है वो डिग्रेडेड हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज करेंगे किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट क्या करेगी, मेटल के साथ बाइंड हो जाएगी और ड्रग का डिग्रेडेशन नहीं होगी। इस तरह वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को प्रिजर्व रखेगी, सुरक्षित रखेगी। प्रैक्टिकली कोई भी सिंगल प्रिजर्वेटिव के अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, जैसे कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना, बैक्टीरिया फंगाई ग्रोथ को रोकना और उसका ऑक्सीडेशन को रोकना और एक्ट एज एंटीकिलेटिंग एजेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसी एक पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव के अंदर नहीं होती, इसलिए अपन जनरली प्रैक्टिकली यूज क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्रिजर्वेटिव आर नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। तो जनरली अपन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक प्रिजर्वेटिव के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मान लो कोई कंटेनर है, सिंगल यूज फॉर्मुलेशन या कंटेनर है, तो वहाँ अपन को प्रिजर्वेटिव यूज करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप उसको अच्छे से हर्मेसील पैक्ड कर दिया तो फिर उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के कोई चांस नहीं होंगे। जैसे अपने इंजेक्शन आते हैं एम्प्यूल्स वगैरह, तो वो सिंगल यूज के होते हैं, तो उनके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको ओपन करने के बाद सीधा यूज करते हैं। फिर अपन आते हैं मल्टी डोज कंटेनर या मल्टी डोज ड्रग कंटेनर है। मल्टी डोज ड्रग कंटेनर मतलब एक वाइल्स के अंदर अपन 5 डोज ले रहे हैं, 4 डोज ले रहे हैं, तो उनके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अपने फर्स्ट टाइम ओपन किया इंजेक्शन से, ड्रग को विड्रॉल किया, फिर रख दिया, फिर सेकेंड टाइम वापस इंजेक्शन या सिरिंज से ड्रग को विड्रॉल किया, तो इस कारण बार बार वाइल्स के ऊपर जो क्लोजर रहता है, रबर क्लोजर, उसके अंदर अपन सीरीज डालते हैं तो वो भी श्रेडिंग हो सकता है, वो वापस प्रॉपर रीसील नहीं हो, या मान लो सीरीज में भी माइक्रोबियल या बैक्टीरिया हो और वो ड्रग विड्रॉल करते समय वाइल्स के अंदर कंटामिनेट हो सकता है। तो मल्टी डोज ड्रग कंटेनर है, उसके अंदर अपने को माइक्रोबियल ऐड करना मस्ट है, अदरवाइज कंटामिनेट होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगी और वो आपका प्रोडक्ट है
डिटेरियोरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, मेनली बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव जैसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एस्टर एंड साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये मोस्टली कॉमनली यूज लेते हैं अपन फॉर ओरल प्रिपरेशन, सिरप हुआ, सस्पेंशन हुआ, इस तरह की प्रिपरेशन के अंदर मेनली बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एस्टर के डेरिवेटिव लेते हैं। दूसरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वस या वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और इन जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव है, उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल। तो अपने को दो ही प्रॉपर्टी चाहिए, एक तो फंगाई की ग्रोथ नहीं हो और दूसरा बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक डेरिवेटिव एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव के अंदर बहुत प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो मोस्ट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर वाइकल जनरली क्या रहता है, एक्वस या वाटर। नेक्स्ट अपन चलते हैं आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो भी अपन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, उनकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, मींस दे शुड बी नॉन टॉक्सिक। दूसरा, इरिटेंट नहीं होना चाहिए। मान लो आपने ओरल रूट से लिया तो आपके स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं होना चाहिए, और टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, इनर्ट, फिजिकली यानी केमिकली वो इनर्ट होना चाहिए, उनका प्रिजर्वेटिव का कोई अपना कोई फार्मेकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज कॉम्पेटिबल, जो भी अपन प्रिजर्वेटिव यूज ले रहे हैं वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट या जो भी अपनी ड्रग है उसके साथ क्या होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए, उस ड्रग के साथ किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करना चाहिए, या फॉर्मुलेशन के अंदर जो भी अपना एपीआई है उसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए वो। फिर नेक्स्ट है आपका वाइड स्पेक्ट्रम, मीन्स अपन जो भी प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं वो एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव होना चाहिए, और फंजाई के अगेंस्ट भी एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट करे, उसको फंगाई की भी ग्रोथ प्रिवेंट करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वाइड स्पेक्ट्रम, इट शुड बी एक्ट गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड शुड एग्जिट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। बैक्टीरिया के अंदर हो तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों की ग्रोथ प्रिवेंट करना चाहिए, या ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिसाइडल होना चाहिए, और साथ के साथ फंगीसाइडल भी होना चाहिए। तो आइडियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होना चाहिए, वाइड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। नेक्स्ट, लो कंसंट्रेशन, प्रिजर्वेटिव है वो पोटेंट होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही वो इफेक्टिव हो, माइक्रोबियल की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए एबल हो, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, मींस मस्ट बी पोटेंट होना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, शुड बी इफेक्टिव थ्रू आउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ लाइफ एंड यूजेज। जो भी एंटी माइक्रोबियल यूज ले रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। जब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब अपन कोई भी डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भी इफेक्टिव रहना चाहिए, ताकि वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो। सेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट तक वो इफेक्टिव होना चाहिए, टिल एंड यूजर तक। जब वो एंड यूजर मीन्स पेशेंट जब यूज करेगा तब तक, या एक्सपायरी डेट तक प्रिजर्वेटिव यूज ले रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। ये हो गई आपकी आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट अपन आते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव काम कैसे करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव मेनली 4 टाइप से काम करता है। फर्स्ट वन इज मॉडिफाई द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं तो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को चेंज कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी या इंटीग्रिटी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके जो भी सेल के फंक्शन है वो प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, वो नहीं होंगे तो आपका बैक्टीरिया फंगाई डेड हो जाएगा, या उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस है इंटरफियर हो जाएंगे। सेकंड है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड अदर सेलुलर प्रोटीन। एंजाइम जनरली मेड ऑफ द प्रोटीन, और एंजाइम या प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा तो वो अपने एसेंशियल मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा एंड उसकी डेथ हो जाएगी। और अदर सेलुलर प्रोटीन है वो भी डीनेचुरेट हो जाएगी तो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडाइज सेलुलर कंपोनेंट। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, सेलुलर कंपोनेंट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके वही मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेट
आपके माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी या माइक्रोबियल की डेथ हो जाएगी। एंड लास्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस। तो इन प्रिजर्वेटिव है इन 4 मैकेनिज्म के द्वारा एक्ट करता है। कुछ प्रिजर्वेटिव सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मॉडिफाइड कर देते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव एंजाइम और प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव है जो भी माइक्रोबियल के सेलुलर कंपोनेंट है उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, और कुछ प्रिजर्वेटिव है वो हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव दोनों काम भी कर सकते हैं, कुछ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ द प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट अपन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव या टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो अपन प्रिजर्वेटिव को क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो हो गया अपना बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और दूसरा बेस्ड ऑन सोर्स, अपन किन से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्स तो नेचुरल हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल, जिनका अपन आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट अपना है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट वन है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सेकंड क्लास है एंटीऑक्सीडेंट, एंड थर्ड क्लास है किलेटिंग एजेंट। तो जनरली एग्जाम के अंदर पूछते हैं क्लासिफाई द प्रिजर्वेटिव, तो अपन मेनली इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड किलेटिंग एजेंट। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे। फर्स्ट अपन आते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपन डिस्कशन किया था एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सेकेंड वन इज एंटीऑक्सीडेंट, एंड थर्ड वन इज किलेटिंग एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के एग्जाम्पल आपके हो गए बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम पैराबीन, इथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन, एल्कोहल, फिनॉल, ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल विटामिन ई, विटामिन सी, BHA, BHT। BHA मीन्स ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये जनरली क्या होते हैं आपके फैट सोल्यूबल। विटामिन ई भी क्या होता है आपका फैट सोल्यूबल। तो अगर आपके पास प्रिपरेशन नॉन एक्वस है या प्रिपरेशन के अंदर वाइकल ऑयल है, तो उसके अंदर अपन एंटीऑक्सीडेंट क्या यूज करेंगे, PHT, BHA, विटामिन ई। किलेटिंग एजेंट के अंदर EDTA, पॉलीफॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन फर्स्ट बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सेकेंड वन इज एंटीऑक्सीडेंट, एंड थर्ड वन इज किलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दीज एजेंट एक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग द वेरियस सेलुलर पोर्शन लाइक सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का टारगेट क्या होगा, जो भी माइक्रोबियल्स है बैक्टीरिया फंगाई की, या तो सेल वॉल होगी, सेल वॉल को डिस्टर्ब करेगा या सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगा, या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन उसकी परमेबिलिटी को चेंज करेगा, या साइटोप्लाज्म जिसके अंदर या तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। ठीक है। द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट हैव बीन यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। फर्दर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं इनटू 4 कैटेगरी, एसिडिक, न्यूट्रल, मर्क्यूरियल एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये टेबुलर के फॉर्म में अपन पूरी समराइज है अबाउट द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिनको अपन ने कितने किया था 4 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया। फर्स्ट वन इज एसिडिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सेकेंड वन इज न्यूट्रल, थर्ड वन इज मर्क्यूरियल्स, फोर्थ वन इज क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। तो एसिडिक के अंदर मेन तो आएंगे आपके फिनॉल और बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड एस्टर के डेरिवेटिव, फिनॉल, क्लोरोक्रिसोल, ऑर्थोफिनाइल फिनॉल, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, एसिडिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट के। उसके बाद है एस्टर ऑफ पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स साल्ट
बोरिक एसिड एंड इट्स साल्ट, सॉर्बिक एसिड एंड इट्स साल्ट। बोरिक एसिड को अपन इंटरनली यूज्ड नहीं करते हैं ड्यू टू द टॉक्सिक नेचर। तो एसिडिक वाले मेनली यूज करते हैं फॉर ओरल प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपको बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव याद रखना है, और उसके अलावा फिनॉल एंड क्लोरोक्रिसोल, ऑर्थोफिनाइल फिनॉल, ये सब आपके क्या हैं, एसिडिक नेचर के हैं, एसिडिक, और इनको मेनली यूज करते हैं फॉर ओरल प्रिपरेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रल, जिसके अंदर है आपका क्लोरोब्यूटेनॉल, बेंजिल अल्कोहल एंड ऑर्थोफिनाइल अल्कोहल, ये है आपके न्यूट्रल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। थर्ड क्लास है मर्कुरियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए उनको इंटरनली आजकल यूज नहीं करते हैं, जैसे थायोमर्सोल एंड फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट एंड नाइट्रेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट एंड फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये है आपके मर्क्यूरिल्स के डेरिवेटिव। लास्ट कैटेगरी है आपकी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसके अंदर आते हैं बेंज एल्कोनियम क्लोराइड एंड सिटाइल प्रीडीनियम क्लोराइड, ठीक है, ये ऑप्थेल्मिक के अंदर यूज करते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया 4 कैटेगरी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। फर्स्ट वन इज एसिडिक, सेकंड न्यूट्रल, मर्क्यूरिल्स, थर्ड एंड फोर्थ वन इज क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, जैसे फार्मा एग्जिट हुआ, फार्मासिस्ट गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, या फिर जीपैट वगैरह, ड्रग इंस्पेक्टर। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि मेनली एसिडिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं फॉर ओरल प्रिपरेशन। रिमेनिंग 3 क्लास कौन कौन सी बच गई, न्यूट्रल, मर्क्यूरिल्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, वो यूज करते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक, नेजल एंड पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। तो ओरल के लिए मेनली एसिडिक कैटेगरी वाली, बाकी रिमेनिंग 3 न्यूट्रल, मर्क्यूरिल्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड यूज करते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव, या नेजल प्रिपरेशन के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव, या फिर पेरेंट्रियल प्रिपरेशन जो अपन इंजेक्शन के थ्रू देते हैं उनके अंदर अपन यूज करेंगे एज ए प्रिजर्वेटिव। दूसरा अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एस्टर एंड साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये मेनली यूज करते हैं फॉर ओरल प्रिपरेशन, क्योंकि दे बोथ हैव एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। दूसरा, उनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आर प्रिपेयर्ड इन द वाटर और एक्वस एज ए व्हीकल, और इनको यूज करते हैं ओरल प्रिपरेशन। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड अंडरगो द ऑक्सीडेशन। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर कोई भी एक्टिव सब्सटेंस है या ड्रग है, ऑक्सीडेशन के प्रति क्या है, वो सेंसिटिव है या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ऐसी प्रिपरेशन के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, उस फार्मास्यूटिकल एक्टिव ड्रग का है वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, और उसकी जगह खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। दे आर सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, वो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन जो भी उस डोजेज फॉर्म के अंदर कंपोनेंट है या ड्रग है या एपीआई है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू ऑक्सीडेंट, दीज आर द वाटर insoluble and they act by chain termination mechanism by reacting with free radicals। फ्री रेडिकल्स रिएक्शन होती है, उसका क्या कर देंगे, टर्मिनेशन बाय चेन टर्मिनेशन मैकेनिज्म, नोन एज ट्रू ऑक्सीडेंट। और ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि BHT, BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन। और ये इंसोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो वो ऑब्वियसली क्या होंगे, फैट के अंदर सोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट सेकंड, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जनरली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं,
they have a lower redox potential than the drug and get preferentially oxidized. तो reducing agent इनका क्या होता है, redox potential क्या होता है, lower होता है और वो preferentially oxidize हो जाते हैं खुद ही, जैसे कि ascorbic acid. नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक. ये एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक क्या करते हैं, दीज इनहेंस द इफेक्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. ये एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट है उसको इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. कैसे, बाई किलेटिंग एजेंट. अपन आगे पढ़ेंगे ये सारे क्या होते हैं, किलेटिंग एजेंट होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट इनहेंस कर देंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे. जैसे EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, या फिर टेट्राएसिटिक एसिड के डेरिवेटिव एंड साल्ट, सिट्रिक एसिड हो गए, टार्ट्रिक एसिड हो गए. ये किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट है, सिनर्जिस्टिक. नेक्स्ट अपन आते हैं वेरियस एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर एक्वस सिस्टम, या इनको अपन क्या कह सकते हैं, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट क्या है, वाटर सोल्यूबल. सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट. ठीक है, ये सारे सल्फाइड है, सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोक्सिलेट, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्कॉर्बिक एसिड, आइसोएस्कॉर्बिक एसिड, थायोग्लिसरॉल, थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड, एसिटाइल सिस्टीन. ये के सारे एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरे क्या है, ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है. तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं. एक तो सारे के सारे सोडियम एस वाले हो गए, सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोक्सिलेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड. एग्जाम्पल पढ़ते हैं एंटीऑक्सीडेंट दैट आर यूज्ड फॉर ऑयली सिस्टम, जो कि क्या होंगे, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल. अभी डिस्कशन किया था BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एस्कॉर्बिल पाल्मिटेट, हाइड्रोक्विनोन, प्रोपाइल गैलेट, अल्फा टोकोफिरोल एंड लेसिथिन. तो ये BHT एंड BHA मेनली यूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर, जहाँ ऑयली व्हीकल हो, जैसे कॉटन सीड ऑयल वगैरह हो. लेसिथिन भी अपन पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं एज ए इमल्सिफिकेशन एजेंट के रूप में, इमल्सिफाई एजेंट के रूप में भी अपन यूज करते हैं. तो ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट कैसे हैं आपके, ऑयल सोल्यूबल, और वाटर है इनसोल्यूबल. तो जहाँ भी आपका व्हीकल ऑयल होगा तो अपन ये ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट यूज लेंगे, और जहाँ आपका व्हीकल एक्वस है तो वहाँ अपन यूज लेंगे वाटर सोल्यूबल या एक्वस सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट. नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी किलेटिंग एजेंट. प्रिजर्वेटिव का फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसके अंदर पहला था एंटी माइक्रोबियल, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड किलेटिंग एजेंट. किलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, किलेटिंग एजेंट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन. तो वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनेंगे, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मान लो अपनी जो भी एक्टिव ड्रग है उसके साथ क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और उसका डिग्रेडेशन नहीं होने देंगे. दूसरा किलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाते हैं, हैवी मेटल्स के साथ. और हैवी मेटल्स जनरली क्या करती है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कैटालाइज्ड उत्प्रेरक का काम करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो डिग्रेडेशन भी फास्ट हो सकता है. किलेटिंग एजेंट हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी, तो अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा. द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कैन इनहेंस्ड थ्रू द यूज ऑफ सिनर्जिस्टिक. अपन ने अभी एंटीऑक्सीडेंट के अंदर पढ़ा था. ठीक है, अभी और किलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल
इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड डेरिवेटिव EDTA के, डाईहाइड्रोक्सी इथाइल ग्लाइसिन, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सारे एक्ट एज ए किलेटिंग एजेंट। तो ये जनरली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स विद बना लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ और डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेस्ड ऑन मैकेनिज्म एक्शन, दूसरा था बेस्ड ऑन सोर्स। तो बेस्ड ऑन सोर्स दो कैटेगरी है, एक तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल जैसा कि नाम से ही पता है कि नेचुरल सोर्स से अपन उनको ऑब्टेन करते हैं, जैसे नीम का तेल हुआ, साल्ट जैसे समुद्र वगैरह, सोडियम क्लोराइड, नींबू हो गया, हनी हो गया, तो ये सारे अपन नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल, बाकी सारे बचे हुए जितने भी अपन लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं बाई केमिकल सिंथेसिस। अपन ने जितने भी सारे पढ़े थे प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव, सॉर्बेट, प्रोप्यूनेट, नाइट्रेट, और वो सारे एंटी माइक्रोबियल पढ़े थे अपन ने, एसिडिक, न्यूट्रल, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, वो सारे कैसे थे आपके आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव।